स्वागत है आप सबका टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क पे। मैं हूं आपके साथ संवाददाता भावना सिंह और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो ना केवल युवाओं के लिए प्रेरणा है बल्कि एक समाज के लिए उदाहरण। जी हां, आज हमारे साथ है प्रेम शर्मा जी जो कि डेलीगेट हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से। आज हम करेंगे उनसे कुछ खास चर्चा कुछ नीतियों पर और उनसे जानेंगे कि कांग्रेस की इतनी बड़ी विजय के बाद अब क्या है कांग्रेस की आगे की नीति। चलिए आइए बात करते हैं खुद प्रेम शर्मा जी से। तो चलिए मिलते हैं प्रेम शर्मा जी से। प्रेम शर्मा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क पे। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज आप हमारे मीडिया चैनल पे जुड़े और हम आपसे आज कुछ सवाल पूछेंगे और उनके जवाब हम आपसे उम्मीद करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कांग्रेस की इस जीत ने ना केवल पूरी देश भर की जनता को हैरान कर दिया बल्कि एक बहुत बड़ी मिसाल भी है जो दी है। सचिन पायलट जी ने अपनी गद्दी छोड़ दी कैलाश गहलोत जी के लिए, अब वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं राजस्थान की। तो बहुत ही सुंदर संदेश उन्होंने दिया है धैर्य का। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसको लेके आप युवाओं में क्या संदेश देना चाहेंगे। देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि ये हैरान वाली जो बात आपने कही, ये हैरान वाली बात नहीं है। ये बात है कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी के परिश्रम का, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और वहाँ पे हमारे अपने कमलनाथ जी, इन सब की मेहनत रंग लाई और देश का अपार प्यार इनको मिला। क्यों मिला? क्योंकि देश अब जान चुकी है कि जुमले वाले सरकार ने जो देश को गुमराह किया, देश को जो इन्होंने हमेशा झूठे वादे बीजेपी ने किए, आरएसएस ने झूठी अफवाहें हमेशा रखी, राहुल गांधी जी के बारे में लोगों को हमेशा बरगलाना, उल्टे सीधे फेसबुक में, ट्विटर पे और जो सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के इन्होंने जो गंदी हरकतें की है वो लोग सब जानते हैं, पब्लिक सब जानती है और पब्लिक ने इसके कारण ही आज तीनों राज्यों में हमने जो उम्मीद की थी उससे ज़्यादा लोगों ने हमें समर्थन दिया। प्रेम जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि हाल ही में अगर आपके पॉलिटिकल करियर की बात करें, 2008 में आपने एमएलए के चुनाव लड़े थे, तो अब 2020 में भी हमें कहीं ना कहीं उम्मीद लग रही है कि आप चुनाव में फिर से खड़े हो सकते हैं। तो इसको लेकर अब आगे की क्या रणनीति है? हरिनगर की जनता को अब आने वाले समय में क्या तोहफा मिलेगा आपकी तरफ से? मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं 2008 से नहीं, 2006 से मैं रेगुलर हरिनगर, हमारी असेंबली संख्या नंबर 28 है और मैं लगातार लोगों के संपर्क में हूँ। हमारे क्षेत्र के युवा, हमारे क्षेत्र की हमारी बहू बेटियाँ, हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग, हमारे क्षेत्र के जो व्यापारी वर्ग है, हमारे क्षेत्र के जितने भी आरडब्ल्यू हैं, मैं उन सब के संपर्क में रहता हूँ। किसी भी भाई ने कभी भी कोई काम के लिए अगर हमें बोला है तो हम वहाँ पे हमेशा तत्पर उनके काम करने के लिए तैयार रहते हैं। और साथ ही हमारे साथ एक क्लस्टर जुड़ा है मायपुरी फेज़ 1 फेज़ 2, उन लोगों के साथ भी मैं समय समय पर उनके पास जाता रहता हूँ, उनकी जो समस्या उसको उठाने का काम करता हूँ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य का काम हमारे क्षेत्र में जो है, हमारे क्षेत्र में निगम के लोगों में, जैसे निगम में बीजेपी का राज है, तो हमारे जैसे हरिनगर क्षेत्र में पार्कों का बुरा हाल है, रोडों का बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइट का बुरा हाल है। मायापुरी एक ऐसा इलाका है हमारे एरिया में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में, कि मायापुरी में अगर उन बेचारों का खड्डे, बड़े बड़े खड्डे, घुटने तक खड्डे हो रखे हैं, अगर वो लोग काम के लिए बोलते हैं तो इन लोगों का पहला ही एक होता है कि भैया ये काम हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, ये अपना DSI-DC के अंडर आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जनता ने विधायक बनाया है तो DSI-DC विधायक के अंडर आता है और उनको उस क्षेत्र में काम करना चाहिए और काम करके और क्षेत्र की जनता का दिल जीतना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि आज हरिनगर जो है हमारा, हरि का नगर बनाने की ज़रूरत है। हमारे हरिनगर में जितने भी लोग रहते हैं सबकी इच्छा यही कि भाई क्षेत्र में काम हो। हम हरिनगर के जितने भी वासी हैं, हम सब एक सोच विचार करके सोच रहे हैं कि भाई हरिनगर का विकास कैसा किया जाए। जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे दोस्त यार, हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर हमारे हरिनगर में, हम सब के सब क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आपको शायद 2020 में, तो मैं यही कहूँ कि हमारा जो भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय माकन जी और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो, प्लस हमारे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र के नेतागण और जो भी हमारे अपने हाईकमान का जो भी फैसला होगा, मैं क्या हर बूथ वर्कर भी आज की डेट में चुनाव लड़ना चाहता है, क्योंकि चुनाव मांगना, टिकट मांगना सबका एक अधिकार है और हर आदमी
फ्यूचर में क्षेत्र के काम के लिए समाज सेवा में लगा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं क्षेत्र के विकास करने के लिए रात दिन एक करूँगा, क्षेत्र में काम करूँगा। अपने क्षेत्र के जितने भी युवा हैं, जितने भी महिलाएं हैं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो कुछ भी मेरे बारे में सोचा है और मेरे बारे में उनकी जो सोच है उस पर खरा उतरूँगा और काम करके क्षेत्र में दिखाऊँगा। मैं यही कहूँगा आपसे, टिकट तो भाग्य की बात भी होती है, टिकट में हाईकमान और जो भी हमारी एजेंसियाँ लगी होती है उनको भी देखते रहते भी आदमी कौन सा नेता, कौन सा वर्कर इस क्षेत्र में पार्टी को जीत दिला सकता है। पार्टी को जीत दिलाने के लिए एक सक्षम व्यक्ति, एक अच्छा, एक ईमानदार, ऑनेस्ट नेता की ज़रूरत आज की डेट में हर क्षेत्र में, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे राजस्थान में उन्होंने जो टिकट बांटे, हमारे गहलोत जी, सचिन जी ने, और हमारे जो CWC के मेंबर्स हैं उन्होंने जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान में टिकटें बांटी, अपना हमारे सिंधिया जी ने, हमारे कमलनाथ जी ने, तो उसका परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ में देखिए इतना अच्छा रिजल्ट मिला। तो आज की डेट में पार्टी में टिकट किसको क्या मिलनी ये कहा नहीं जा सकता। पहले ही टिकट की बात जब आती है, पार्टी किस पे कितना भरोसा, किसने क्या काम किया, किसमें पब्लिक की क्या इमेज है, उसके आधार पर टिकट दिया जाता है। और अगर पार्टी मेरे में ये विश्वास जताएगी और मेरे को इस लायक समझेगी और मुझे टिकट देगी तो मैं अपने क्षेत्र में तन मन धन से काम करके क्षेत्र में अच्छे से अच्छा रिजल्ट अपनी पार्टी को दे सकता हूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा प्रेम जी, चलते चलते, कि अब बात करते हैं थोड़ी बिजनेस फील्ड की। हाल ही में हम ये देख सकते हैं कि बाज़ारों में बहुत बड़ा झटका लगा है दुकानदारों को, जितने भी शोरूम्स वगैरह, फर्नीचर, या हम किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, कुछ लोग कहते हैं GST की वजह से, कुछ लोग कहते हैं मोदी की वजह से, और फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जो ऑनलाइन शॉपिंग का आजकल ट्रेंड चला है, पब्लिक घर से बाहर निकलने को तक को तैयार नहीं है। तो छोटे मझौले जो दुकानदार हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। नया साल आ चुका है लेकिन फिर भी बाजार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतना नहीं बढ़ पा रहा है। कल हाल ही में 3000 पॉइंट शेयर मार्केट में गिरे हैं। तो इसको लेके आपके क्या रुझान है आपके? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जो इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करके इन्होंने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि हम देश के लघु उद्योगों को बढ़ाएंगे, देश में स्वदेशी माल अपनाएंगे, स्वदेशी माल बनाएंगे और जितने भी हमारे व्यापारी वर्ग हैं इनको ऊपर उठाने का काम करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इनका ये भी एक जुमला है और बहुत बड़ा जुमला है। इन्होंने व्यापारी वर्ग को तो आज इस हालत में कर दिया, सपोज करो हम व्यापारी हैं लेकिन आज हम रोड पे आ रखे हैं। आप सीलिंग से देखो, पूरी दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। सीलिंग से इन्होंने बुरा हाल कर रखा है। छोटे व्यापारियों के पास काम नहीं है, जैसे आप बोल रहे हो कि ऑनलाइन शॉपिंग करके लोग माल ले लेते हैं और हमेशा चाइना का, इन्होंने कहा था चाइना का माल हम नहीं लेंगे, लेकिन चाइना का प्रोडक्ट ये खुद अगर उस पर प्रतिबंध लगाते तो आज हमारे देश के लघु उद्योग, छोटे व्यापारियों को आगे फ़ायदा होता। साथ में इन्होंने जो भी क्षेत्र में लोग हैं आज सीलिंग से लेके परेशान है, GST जो एक बहुत बड़ा मुद्दा, 18% इन्होंने GST फर्नीचर वालों पर लगाया। मेरा फर्नीचर का शोरूम है कीर्तिनगर में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 18% से कोई भी क्लाइंट हमारा 18% प्रॉफिट नहीं होता। मैं 10% में प्रॉफिट होता है, 18% टैक्स चाहिए इनको, तो कैसे देश चलेगा? पहली बात, नोटबंदी से इन्होंने कमर हम लोगों की तोड़ दी थी। नोटबंदी में इन्होंने क्या कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबको देंगे और विदेशी, मैं कहना चाहता हूँ बाबा रामदेव जी को मैं इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि मोदी जी आएंगे तो मोदी जी जो विदेशों में काला धन है उसको वापस लाएंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मोदी जी के आने से उन्होंने विदेशी जो काला धन है जो स्विस बैंकों में है वो ना ला करके जो हमारी गरीब जनता के, कुछ हमारी बहू बेटियों ने सुख दुख के लिए रखा होता था पैसा, जो हम लोगों ने सुख दुख के लिए अपने घरों में पैसा रखा रहता, इन्होंने उस पैसे में इनकी नज़र थी। इन्होंने सबसे पहले उसी पैसे पे अपना डाका डाला और इन्होंने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने उस गरीब पब्लिक, उस पब्लिक को जिन्होंने इनको जिताया, उसी पब्लिक को की जेब में इनकी निगाह थी, उन्हीं को इन्होंने चोर साबित किया। जो विदेशों में काला धन वो आज तक न लाने की इनकी बात, ना ये ला सकते, ये बड़े बड़े जुमले करते हैं, काम कुछ नहीं कर सकते। प्रेम जी, हाल ही में हम आपकी फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू हमने गो थ्रू किया, हमारी टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क की टीम ने, तो आपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में वर्णन किया है सिंधिया जी और सचिन पायलट जी का, जो इतना बड़ा बलिदान उन्होंने दिया है, इतना बड़ा त्याग उन्हें दिया है आज के समय में, इतने कलयुग समय में जहाँ कोई अपना सगा भाई बहन भी अपना ना रहा, तो अगर कल को ज़रूरत पड़ी तो क्या आप भी इतना बड़ा त्याग दे सकते हैं, अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले हमारा राष्ट्र हित, पार्टी हित। तो सिंधिया जी को और सचिन जी को मैं नमन करता हूँ, तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, तहे दिल से भगवान से मैं उनके लिए उनकी दीर्घायु
उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए कामना करता हूं, क्योंकि ऐसे दोनों युवाओं ने जो मेहनत करी, बहुत तकड़ी उन्होंने मेहनत करी, और उसके बावजूद राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से उनको राहुल गांधी जी ने जो दिशा निर्देश दिए, उनके फलस्वरूप उन्होंने क्षेत्र में अपना क्षेत्र के विकास के लिए, जनता और कार्यकर्ताओं के हितों के लिए जैसा राहुल गांधी जी ने उसे दिशा निर्देश दिए उन्होंने वैसे किया और एक त्याग किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, त्याग ने उन्होंने धैर्य रखा, और एक बहुत बड़ी बात है, जो इंसान धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। सचिन जी और हमारे जो अपने सिंधिया साहब है, इनका जो फ्यूचर है, मेरे को जो लगता है, जो इन्होंने ये काम किया, जितना बड़ा उन्होंने त्याग दिया, इनके ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होगी। और ये निकटतम भविष्य में 2019 जो आ रहा है, 2019 में जो आम चुनाव होने हैं, उन चुनाव में देखना है कि ये राहुल गांधी जी की टीम में रहकर ये राष्ट्र का विकास में अपना योगदान देंगे। मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि आपने मेरे लिए बोला कि त्याग, मैं अपने बड़ों से, अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से ये संस्कार हमें मिले हैं कि पार्टी के हित में, क्षेत्र के विकास में जो आपसे बड़े, आपने बड़े आपको दिशा निर्देश दे, उनका पालन करना चाहिए, और यही एक अच्छे संस्कारों का परिणाम है। और मैं ये कहूँगा कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो भी अच्छा युवा, अच्छा नेता, कर्मठ व्यक्ति हमें लगेगा, चाहे वो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी का, और जिसके लिए हमारी पार्टी में आगे से ऊपर से आदेश होगा, और वो आदमी अगर अच्छा उस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, तो हमारी सहमति होगी कि क्षेत्र के विकास के लिए नेता नहीं, बेटा चाहिए। क्षेत्र का विकास के लिए वो इंसान चाहिए जो क्षेत्र का काम कर सके और पार्टी का भी नाम कर सके, और क्षेत्र में विकास करने के साथ साथ अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सके। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। संवाददाता भावना सिंह की रिपोर्ट, कृति नगर से।